हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसका सेकंड चैप्टर में लगभग हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके नोट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन आज हम 6 लेक्चर पढ़ेंगे। और 6 लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनिश्चयता, जिसे हम क्या कहते हैं, असंगतता भी कहते हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद स्व अनिश्चयता के परिमाण पढ़ेंगे। उसके बाद निषेचन पढ़ेंगे। निषेचन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे कि परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका का निर्माण। उसके बाद पराग नलिका की जो वृद्धि होती है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है कि पराग नलिका का बीजांड में परिवेश। तो इस सारे टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। थोड़ा लंबा जरूर जाएगा पर आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो पहला टॉपिक है, यानी कि अनिश्चयता या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, असंगतता भी कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अनिश्चयता मतलब निषेचन होता तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती। निषेचन में क्या होता है कि एक आगुणित नर युग्मक होता है, एक आगुणित मादा युग्मक होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, संलयन होता है। और उससे क्या होता है कि एक आगुणित युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अनिश्चयता, यानी कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो परिभाषा क्या कह सकते हैं कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनिश्चयता या फिर असंगतता भी कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, अंतराजातीय। दूसरा कौन सा है, अंतरजातीय, जिसे हम क्या कहते हैं, स्व अनिश्चयता भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्वबंध्यता भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सरल डिफिनेशन है, मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और नोट करना है, ताकि आप जब इसको पढ़ो तो आपको एकदम बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अंतराजातीय किसे कहते हैं। तो अंतराजातीय में क्या होता है कि कोई भी एक वंश होगा, लेकिन जाति क्या होगी, भिन्न होगी। और जब उनके बीच में क्या होगा कि निषेचन जैसी क्रिया होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय निषेचन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि वंश एक ही होना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि जाति अलग अलग हो। और जब इन दोनों के बीच में क्या होती, क्रिया होती है, यानी किसकी क्रिया, निषेचन की क्रिया होती है। और फिर क्या हम इसे कहते हैं, अंतराजातीय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है वो डिस्कस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस और दूसरा है ब्रेसिका रापा। तो ये सिंपल से 2 एग्जाम्पल थे, आपको समझ आया होगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अंतरजातीय किसे कहते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरजातीय उसको कितने नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, स्व अनिश्चयता भी कहते हैं। उसके बाद स्वबंध्यता भी कहते हैं। 3 नाम से जाना जाता है अंतरजातीय मिलाकर। अंतरजातीय कहते हैं, दूसरा कौन सा कहते हैं, दूसरा कहते हैं स्व अनिश्चयता, तीसरा क्या कहते हैं कि स्वबंध्यता। ये 3 नाम एक ही चीज के हैं। तो आपको समझ आ रहा है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो अंतरजातीय है उसको हम कैसे उसकी डिफिनेशन दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसमें क्या था कि वंश एक हो, जाति अलग अलग हो, और उनके बीच में क्या निषेचन जैसी क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया होगी तो क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय कहते हैं। लेकिन अंतरजातीय मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि वंश भी एक होना चाहिए और जाति भी एक ही होनी चाहिए। और फिर जब निषेचन होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतरजातीय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है वो डिस्कस करते हैं। अंतरजातीय जिसे हम क्या कहते हैं, स्व अनिश्चयता भी कहते हैं और क्या कहते हैं, स्वबंध्यता भी कहते हैं। इसकी खोज यानी कि इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन था वो किसने किया, तो उन वैज्ञानिक का नाम है कार्ल रेटर, जिन्होंने क्या किया था कि 18वीं शताब्दी में इसका अध्ययन किया था। तो सिंपल सी बात समझ आई होगी। इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है वो कौन से हैं, कार्ल रेटर है, जिन्होंने क्या किया था, 18वीं शताब्दी में इसका अध्ययन किया था। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। इन्होंने सबसे पहले किसमें अध्ययन किया था, तो वह वेसेकम
कोयनिकम पादप में सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। वर्बेसिकम कोयनिकम पादप में सर्वप्रथम क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। और अगर हम बात करें कि जो स्व अनिषेचयता है, जिसे कि हम अंतरजातीय भी कहते हैं, स्वबंधिता भी कहते हैं, इसका जो नामकरण था, यानी कि जो स्व अनिषेचयता है, इसका जो नामकरण है सर्वप्रथम किसने किया था, स्टाउट ने क्या किया था कि 1914 में इसका नामकरण किया था। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। चलिए दो डिफिनेशन है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, कॉपी में लिख के आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, और अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट करके आप उसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा दोनों लिख ली है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्व अनिषेचयता का निर्धारण या नियंत्रण यदि नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचयता कहते हैं। आपको क्या बताया है कि जो युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचयता है उसमें क्या होता है कि अगर स्व अनिषेचयता का निर्धारण व नियंत्रण यदि नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचयता कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद जो सेकंड परिभाषा है वो मैं आपको समझाती हूँ। दूसरी परिभाषा में क्या है कि स्व अनिषेचयता का निर्धारण व नियंत्रण यदि बीजाणुद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचयता कहते हैं। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचयता किसे कहते हैं और बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचयता किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचयता आएगा तो क्या होगा कि बीजाणुद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा क्या होता है, किसका नियंत्रण व निर्धारण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचयता कहते हैं। और अगर युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचयता की बात हो तो क्या होगा कि नर युग्मकोद्भिद अर्थात यानी कि परागकण के जीन प्रारूप द्वारा क्या होता है, निर्धारण व नियंत्रण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचयता कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं स्व अनिषेचयता के परिणाम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो परागकणों में अंकुरण का अभाव, इसमें क्या होता है कि जब जो पुंकेसर है उसका जो परागकोश है वो परिपक्व होगा, फटेगा फटेगा तो क्या होगा कि जो परागकण होंगे वो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा कि जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग तक जाएंगे। वर्तिकाग्र भाग पे जब जाएगा परागकण तो क्या होगा कि अंकुरण होता है। लेकिन क्या होगा जब अंकुरण नहीं हो पाता तो क्या होगा कि अंकुरण का अभाव होगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें क्या है कि पराग नलिका की वृद्धि ना हो पाना। मतलब क्या होगा कि जब पुंकेसर का परागकोश परिपक्व होगा, परागकण निकल कर वर्तिकाग्र भाग तक जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि वर्तिकाग्र भाग पे क्या होगा कि वर्तिका का निर्माण तो होगा, लेकिन क्या होगा कि पराग नलिका की जो वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी। मतलब वृद्धि होना जरूरी, क्योंकि फिर अंडाशय में जाएगी तो आगे की क्रिया होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंकुरण तो होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा, लेकिन उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। तीसरा जो है परिणाम वो क्या है कि पराग नलिका का सही स्थान तक ना पहुंचना। मतलब पराग नलिका का निर्माण होगा तो क्या होगा कि वो जाएगी बीजांड में, लेकिन क्या होगा जब पराग नलिका का निर्माण तो होगा लेकिन उसमें वृद्धि होगी तो लेकिन वो सही स्थान तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे बीजांड द्वार से आगे बढ़ना है। फिर बीजांड द्वार से क्या करना है कि उससे बीजांड में पहुंचना है, लेकिन बीजांड में वो नहीं पहुंच पाती है। ये समझ आ रहा है। उसके बाद डिस्कस करते हैं अगला जो चौथा पॉइंट है। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि पराग नलिका वर्तिका में ही फट जाना। आपको पता है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तभी से पढ़ा रही हूँ कि जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर में 3 पार्ट होते हैं। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। तो जो वर्तिका है वो वर्तिकाग्र से नीचे होती है, लंबवत संरचना होती है। तो क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र भाग पे गिरता है, पराग नलिका का निर्माण होता है, लेकिन पराग नलिका क्या होती है, वर्तिका में ही फट जाती है। इससे क्या होगा कि आगे की क्रिया नहीं होगी। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो समझते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि केंद्रक में संलयन ना होना। अब केंद्रक में संलयन का मतलब मैंने आपको बताया था कि निषेचन होता है, फिर आगे क्रिया होती है, लेकिन जो केंद्रक होगा उसमें संलयन नहीं होगा।
मतलब वो बटेगा नहीं, दूसरा केंद्रक नहीं बनेगा। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, यानी कि निषेचन। तो निषेचन में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। निषेचन में क्या होता है कि एक आगुणित नर युग्मक होता है, एक आगुणित मादा युग्मक होते हैं। दोनों में क्या होता है कि निषेचन, यानी कि दोनों में क्या होगा कि संलयन होगा। संलयन होगा तो क्या होगा कि एक युग्मनज का निर्माण होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये डिस्कस करते हैं। जो निषेचन है, निषेचन को सर्वप्रथम किसने देखा था कि स्ट्रॉसबर्गर ने देखा। किसमें देखा था, लिलियम पादपों में देखा था। तो लिलियम पादपों में क्या देखा कि निषेचन की क्रिया होती है। और किस सन में देखा था, तो 1884 ईस्वी में स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम पादपों में निषेचन की क्रिया को देखा था। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए तीसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। तीसरा टॉपिक कौन सा है कि परागकणों का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। जो कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होता है, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, बहुनलिकीय पादप भी कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब मैंने आपको परागकण की संरचना पढ़ाई थी तो वो कैसी होती है आपको याद होगी। अब ये मत कहिएगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद तो क्या कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल संरचना है, आई होप कि आपको याद होगी। तो वो कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे एक और होगा, 3 जनन छिद्र होते हैं। जो ये मैंने उठाए हैं इसको हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे बाहर का जो चोल होता है वो ऐसे बना होता है, ये आपको पता होगा। कुछ ऐसे होती परागकण की संरचना। उसमें क्या होता है कि जो 3 जनन छिद्र होते हैं, इससे क्या होता है कि पराग नलिका का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो क्या होता है कि जो पुंकेसर होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे पुंकेसर होता है, इसे हम परागकोश कहते हैं, इसे हम योजी कहते हैं, इसे हम पुतंतु कहते हैं। वर्तिका में क्या होता है कि ऐसे संरचना होती है। यहाँ पे जो ये शीर्ष है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, जो ये है इसको हम वर्तिका कहते हैं, जो ये है इसको हम अंडाशय कहते हैं। आपको पता है जब यहाँ से परागकोश जब परिपक्व होगा तो जब फटेगा तो जो उसके अंदर परागकण उपस्थित होते हैं वो आके कहाँ गिरते हैं, वर्तिकाग्र भाग पे गिरते हैं। यहाँ से क्या होता है कि वर्तिका का निर्माण होता है। लेकिन जो यहाँ पे क्या होता है, जो परागकण होता है उसमें क्या होता है, जो जनन छिद्र होते हैं उससे पराग नलिका का निर्माण होता है। और इससे क्या होता है, ये प्रवेश करती है। और प्रवेश करके क्या करती है, अगर मान लो 1, 2 और 3 जनन छिद्र है, मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं और जो कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होता है। जो 3 जनन छिद्र हैं इनसे 3 पराग नलिका का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा कि एक ही पराग नलिका सक्रिय होगी, बाकी 2 निष्क्रिय होंगी। मतलब वो किसी काम की नहीं होंगी, मतलब निर्माण हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सिर्फ एक ही जो पराग नलिका होगी वो ही लास्ट तक सक्रिय होगी। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका कैसे बनती, कैसे 2 या 3 बन सकती। मैंने आपको बताया कि जनन छिद्र 3 होते हैं तो 3 पराग नलिका का निर्माण हो सकता है, लेकिन लास्ट में एक ही बचती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। और क्या होता है, जो पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो किस पे निर्भर करती है, वर्तिका पर निर्भर करती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पराग नलिका का निर्माण होता कैसे। परागकण से होता है। मैंने आपको बताया कि जब पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकल कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग तक जाएंगे तो क्या होता है कि वहां से परागकण क्या होता है, परागकण में अंकुरण होता है, वर्तिका जो पराग नलिका होता है उसका निर्माण होता है। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। तो आपको ध्यान रखना है कि परागकण से क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। उसके बाद डिस्कस करने वाली बात ये है कि कुछ पादपों में क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है वो खोखली होती है, कुछ में क्या होती है, ठोस होती है, मतलब उसमें जगह नहीं होती, बनानी पड़ती है। तो हम डिस्कस करते हैं किन पादपों में जो पराग नलिका होती है वो खोखली होती है। तो लीलियम पादप तथा राइबेस पादप, इनमें क्या होता है कि ये जो पराग नलिका होती है वो खोखली होती है।
खोखली होती है तो क्या होता है कि इसमें कुछ श्लेष्म में पदार्थ भरा होता है जो कि क्या करता है, पराग नलिका की वृद्धि में सहायक करता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। तो कुछ पादपों में क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है वो कैसी होती है, वो बंद होती है। बंद का मतलब ठोस होती है। फिर क्या होता है, जो इसके आंतरिक ऊतक होते हैं उनमें क्या होता है कि एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पेक्टिनेज कहा जाता है, जो कि वर्तिका के ऊतक होते हैं, जो कि इन्हें नष्ट करने का काम करता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो नष्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पराग नलिका बंद रहेगी यानी कि ठोस रहेगी, तो क्या होगा कि पराग नलिका आगे वृद्धि नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसी क्रिया की जाती है कि जिसमें तो खोखली थी उसमें क्या था, कुछ श्लेष्म पदार्थ भरता है जिसके कारण क्या होता है कि वो पराग नलिका की वृद्धि में सहायक करता है। लेकिन जो ठोस होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके आंतरिक ऊतक में क्या होता है कि एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम कहते हैं पेक्टिनेज कहते हैं, जो कि यानी कि वर्तिका होता है उसका ऊतक होता है, वो क्या करता है कि इसके अंदर जो ऊतक होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अगर नष्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, पराग नलिका आगे वृद्धि नहीं कर पाएगी, वृद्धि करके वो बीजांड तक नहीं जा पाएगी, जिससे कि आगे की क्रिया नहीं होगी। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जो आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि पराग नलिका है वो बीजांड में कैसे प्रवेश करती है। तो ये आपको पता है कि परागकण की जो संरचना होती है उसमें 3 जनन छिद्र होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 जनन छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है 3 पराग नलिका का निर्माण होता है। तो पराग नलिका में से कौन सी सक्रिय है ये तो पता नहीं है, कोई एक लास्ट में सक्रिय रहती है बाकी 2 निष्क्रिय हो जाती है। जो सक्रिय होती है वो 3 जगह से प्रवेश कर सकती है। कहाँ कहाँ से, बीजांड द्वार द्वारा, निभागीय छोर से, और तीसरा कौन सा है, अध्यावरीय छोर से। अध्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और अंतः। मैंने दोनों आपको बताए थे, निभागीय छोर बताया था और जो बीजांड द्वारीय जो प्रवेश होता है वो भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बीजांड की संरचना पढ़ाई थी तब। अगर आपने वो लेक्चर ना देखा तो जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो ये यहाँ पे डिस्कस करने वाला भाग है, यानी कि जो बीजांड द्वारीय प्रवेश है वो कैसे होता है। यानी कि जो परागकण से जो पराग नलिका का निर्माण हुआ है वो क्या करे कि अगर जो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। जो पराग नलिका है वो क्या करेगी कि निभाग से प्रवेश करेगी। निभाग कहाँ होता है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत यानी कि ऊपर की ओर स्थित होता है। अगर वहां से प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निभागीय प्रवेश कहते हैं। और अगर पराग नलिका का प्रवेश कहाँ से हो, अध्यावरण से हो। अध्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और एक अंतः। अगर उन दोनों में से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको ये तीनों जो पार्ट है वो समझ में आया होगा कि मतलब पराग नलिका कहाँ कहाँ से प्रवेश कर सकती है। पहला था बीजांड द्वारीय प्रवेश, दूसरा था निभागीय प्रवेश, तीसरा था कि अध्यावरणीय प्रवेश। तो जो निभागीय प्रवेश है उसका जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं। कैजुराइना है, दूसरा कौन सा है, जुगलेंस, तीसरा कौन सा है, बिटूला। और जो अध्यावरणीय प्रवेश है उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कुकुरबिटा तथा ओपुलस। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।